नमस्कार। बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए फर्स्ट यूनिट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ओथेलो पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं और आर्म्स एंड द मैन पर भी अपलोड हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम सेकंड यूनिट पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, कंपोजिशन ऑफ प्रोज और पोइट्री दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ परफॉर्मेंस ऑन स्टेज इज नोन एज। यानी कि एक ऐसा कंपोजिशन, एक ऐसी रचना जो या तो प्रोज में होती है या पोइट्री में होती है और जिसको परफॉर्म किया जाता है स्टेज पर, रंगमंच पर, तो उसको क्या कहते हैं? ऑब्वियसली उसको ड्रामा कहते हैं, यानी इसका आंसर बी होगा। सेकंड क्वेश्चन है, अ लिटरेरी कंपोजिशन दैट टेल्स ए स्टोरी, एक साहित्यिक रचना जो कि एक कहानी सुनाती है, यूजुअली प्रायः ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, इंसान के संघर्ष की, बाय मीन्स ऑफ डायलॉग, यानी डायलॉग के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, एंड एक्शन, और एक्शन के माध्यम से, टू बी परफॉर्म्ड बाय एक्टर्स, जिसको परफॉर्म किया जाता है एक्टर्स के द्वारा, अभिनेताओं के द्वारा, प्ले ऑन स्टेज इज टर्म। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वही थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा के दे दिया गया है। ये क्वेश्चन आपसे कई तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है, जवाब तो उसका वही है, ड्रामा है। जो पिछला क्वेश्चन था उसका आंसर भी ड्रामा था, लेकिन क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया था, और यहाँ भी इसका जवाब ड्रामा है लेकिन क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया है, तो यहाँ भी जवाब सी होगा। आपको सिर्फ दिमाग में रखना है कि ड्रामा के एलिमेंट्स के आधार पर ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक ड्रामा में क्या होता है, स्टोरी होती है, स्टोरी कभी प्रोज में होती है, कभी पोइट्री में होती है, ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट उसमें होता है, डायलॉग्स उसमें होते हैं, एक्शन उसमें होता है, और उसको स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है। तो ये सारे एलिमेंट्स आप दिमाग में रखिए, इनके आधार पर ही ये क्वेश्चन 3-4 तरीके से बन सकता है। तो आपको सिर्फ उस लैंग्वेज को पहचानना है और फिर जवाब देखना है कि इसका जवाब ड्रामा है। क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ में थोड़ी गड़बड़ी थी। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। अ फॉर्म ऑफ ड्रामा, एक ड्रामा की फॉर्म, ड्रामा का एक तरीका या एक रूप, वेयर द एक्शन ऑफ अ स्टोरी, जहाँ एक्शन एक कहानी का, इज टोल्ड, सुनाया जाता है, दिखाया जाता है, ओनली थ्रू द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, केवल शरीर के मूवमेंट के माध्यम से, यानी इशारों के माध्यम से, केवल एक्टिंग होती है, वर्ड्स नहीं होते। यानी जो एक्टर्स हैं वो खामोश रहते हैं, सिर्फ बॉडी से मूवमेंट करते हैं, इशारे करते हैं, जेस्चर्स करते हैं, तो वो फॉर्म ऑफ ड्रामा क्या कहलाती है? माइम कहलाती है। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है, मॉरलिटी प्लेज, मॉरलिटी प्लेज, मिस्ट्री प्लेज और मिरेकल प्लेज, इन तीनों पर एक वीडियो अपलोडेड है, देख लीजिएगा, आपके लिए उसको देखना भी ज़रूरी है। मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, थर्ड सेमेस्टर वाली प्लेलिस्ट में शायद वो मैंने इंक्लूड नहीं किया है कि नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन आप वो ज़रूर देख लीजिएगा ड्रामा। मॉरलिटी प्लेज अ मॉडर्न टर्म, एक आधुनिक शब्द है ये, एमर्ज्ड, ये आया, एज अ डिस्टिंक्ट ड्रामेटिक फॉर्म, एक डिस्टिंक्ट माने खास, ड्रामेटिक नाटकीय, फॉर्म रूप, यानी एक खास नाटकीय रूप के तौर पर, अराउंड 1400 के आसपास, एंड फ्लरिश्ड ऑन इन, और ये फ्लरिश माने फलना फूलना, और ये फला फूला कहाँ पर? अर्ली एलिजाबेथन एरा इन इंग्लैंड, तो ये कहाँ पर फला फूला? इंग्लैंड में। विच फॉर्म ऑफ ड्रामा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ, यानी ड्रामा की कौन सी फॉर्म रिफ्लेक्टेड द एटमॉस्फेयर, रिफ्लेक्टेड माने दिखाती है द एटमॉस्फेयर, वातावरण, एट किंग्स कोर्ट, राजाओं के दरबार में, एंड सेलिब्रेटेड, और वो सेलिब्रेट करती है, यानी दिखाती है, विद फ्रैंकनेस माने खुले तौर पर, यानी सेलिब्रेशन को आप कह सकते हैं उसमें बढ़ावा दिया गया है, एक तरीके से अनुमोदन किया गया है। एन एरिस्टोक्रेटिक मैचो लाइफ स्टाइल, एक एरिस्टोक्रेटिक माने उच्च वर्ग की, मैचो लाइफ स्टाइल मतलब बड़ी दिखावटी लाइफ स्टाइल होती है, एक बनावटी लाइफ स्टाइल होती है, एक मतलब विलासितापूर्ण लग्जूरियस लाइफ स्टाइल होती है, ऑफ अनरेमिटिंग इंट्रीग एंड कंक्वेस्ट, तो ये सब दिखाया जाता है। हालांकि जितने मैंने आपके टाइप्स अपलोड किए हैं ड्रामा के, वहाँ है नहीं, लेकिन एक रिफ्लेक्टिव कॉमेडी है जहाँ ये दिखाया जाता है।
इसमें क्वेश्चन दे रखा था तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, लेकिन इस पर कोई अलग से वीडियो अपलोडेड नहीं है रिफ्लेक्टिव कॉमेडी पर। फिर है विच ड्रामेटिक आर्ट फॉर्म, यानी कौन सी नाटकीय आर्ट फॉर्म एरोज मीन्स निकलकर सामने आई ड्यूरिंग द रेनेसा के दौरान, इन एन अटेम्प्ट यानी एक प्रयास के रूप में, टू रिवाइव माने पुनर्जीवित करने के लिए, द क्लासिकल ग्रीक ड्रामा, जो क्लासिकल यूनानी नाटक था, इन विच जिसमें कि डायलॉग डांस एंड सॉन्ग वर कंबाइंड, जिसमें कि डायलॉग होता था, डांस होता था, गीत होता था क्लासिकल ग्रीक ड्रामा में। तो वो कौन सी आर्ट है? वो वेस्टर्न ओपेरा है। फिर है क्वेश्चन इन हुज व्यू, यानी किसके अनुसार, देयर वॉज नो प्रॉपर बैलेंस, कोई उचित संतुलन नहीं था, बिटवीन म्यूजिक एंड थिएटर, संगीत और थिएटर के बीच, इन द ओपेराज ऑफ हिज टाइम, उसके वक्त के ओपेरा में, बिकॉज क्योंकि द म्यूजिक सीम्ड, संगीत लगता था, टू बी मोर इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा महत्वपूर्ण, देन द ड्रामेटिक आस्पेक्ट्स ऑफ इन दीज वर्ड्स, यानी ड्रामेटिक माने नाटकीय, आस्पेक्ट्स माने पहलू, इन दीज वर्क्स इन रचनाओं में जो नाटकीय पहलू हैं उनसे म्यूज़िक ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिखता था। तो ये कहा है रिचर्ड वैगनर ने। हु इज़ कंसिडर्ड, किसको माना जाता है, टू बी द फाउंडर माने स्थापना करने वाला, ऑफ क्रिएटिव ड्रामा यानी रचनात्मक नाटक की, इन एजुकेशन शिक्षा में, एस्टेब्लिशिंग स्थापित करते हुए, द फर्स्ट एकेडमिक यूज़ पहला अकादमिक उपयोग, ऑफ ड्रामा नाटक का, इन इवांस्टन इलिनॉइस। तो इसका जवाब है विनीफ्रेड वार्ड। फिर है एरिस्टोटल्स एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा इंक्लूडेड, एरिस्टोटल ने जो ड्रामा के एलिमेंट्स बताए, ये मैं पहले भी कई बार आपको बता चुकी हूँ, इनको तो आप रट लीजिए। 6 एलिमेंट्स हैं, पिछले किसी वीडियो में भी मैंने आपको रटने को बोला था और अभी फिर बोल रही हूँ, और लिख लीजिए अपनी नोटबुक में जो 6 एलिमेंट्स हैं। वैसे तो यहाँ दे रखे हैं, प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, म्यूज़िक, स्पेक्टिकल। यहाँ म्यूज़िक की जगह आप सॉन्ग कर लीजिएगा, ठीक है। ये 6 एलिमेंट्स हैं ड्रामा के, आपको रटने हैं क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आएगा। आपको एक ऐसी चीज़, ऐसा नाम दे दिया जाएगा जो इनमें शामिल नहीं है ना, इन 6 एलिमेंट्स में जिसका नाम नहीं आएगा वो आपको दे दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा कि अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है। तो आपको मालूम होने चाहिए ये 6 एलिमेंट्स, और म्यूज़िक की जगह यहाँ सॉन्ग कर लीजिएगा। प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, सॉन्ग, स्पेक्टिकल, और इसका जवाब है ऑल ऑफ द अबव। फिर है अ लिटरेरी टेक्निक, एक साहित्यिक तकनीक, वेयर जहाँ द ऑथर लेखक डायरेक्टली एड्रेसेस सीधे तौर पर संबोधित करता है, द रीडर्स पाठकों को, एंड एस्टेब्लिशेस और स्थापित करता है, अ रिलेशनशिप एक संबंध, बिटवीन द रीडर एंड द राइटर पाठक और लेखक के बीच में, इज टर्म्ड एज। तो इस तकनीक को क्या नाम दिया जाता है? इसको नाम दिया जाता है ऑथोरियल इंट्रूजन, और ऑथोरियल इंट्रूजन पर मैंने वीडियो अपलोड किया है, एक अलग से डिटेल्ड वीडियो, वो आपने ज़रूर देखा ही होगा। यानी ऑथर जब डायरेक्टली दखलंदाजी करने लगता है तो वो ऑथोरियल इंट्रूजन कहलाता है, लेखक की दखलंदाजी। फिर है द यूज़ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, द यूज़ माने उपयोग, ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का ऐसा संयोग, विद लाउड हार्श साउंड्स जिसमें कि लाउड माने ज़ोर की, हार्श माने तीखी चुभने वाली, साउंड्स आवाज़ें होती हैं, इन रियलिटी वास्तविकता में, एज वेल एज लिटरेचर और साहित्य में, इज टर्म्ड एज उसको क्या कहा जाता है? उसको कैकोफनी कहा जाता है। जो हार्श साउंड्स होती हैं, चुभने वाली आवाज़ें, शोर शराबा, वो क्या कहलाता है? कैकोफनी। और इसका अपोजिट भी आपने याद किया होगा, मैंने कैकोफनी पर वीडियो अपलोड किया है तो वहाँ मैंने आपको इसका अपोजिट भी बताया था, वो भी एक लिटरेरी डिवाइस है ना, उसको यूफनी बोला जाता है। सिम्फनी भी इसका अपोजिट होता है।
वॉट इज़ यूजुअली यूज्ड, यानी क्या चीज़ प्रायः प्रयोग की जाती है बाय द ऑथर, लेखक के द्वारा, इन अ वर्क ऑफ लिटरेचर, एक साहित्यिक रचना में, टू डिस्क्राइब, वर्णन करने के लिए, अ डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन, एक डिस्ट्रेसिंग माने परेशान करने वाली सिचुएशन, स्थिति को, सच एज, जैसे कि, इन बैटल सीन्स, युद्ध के दृश्यों में, और टाइम्स ऑफ इमोशनल अपहीवल, या फिर ऐसा वक्त जिसमें कि इमोशनल माने भावनात्मक, अपहीवल माने उतार चढ़ाव होता है। तो ऐसे दृश्य दिखाने के लिए या उनका वर्णन करने के लिए लेखक क्या प्रयोग करते हैं? तो अभी जो ऊपर शब्द आया है वही इसका भी आंसर है, कैकोफनी। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एक शब्द के बारे में या एक टर्म के बारे में, एक लिटरेरी टर्म जो यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा कुछ मैं करा चुकी हूँ आपको, उनके बारे में कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो अलग तरीके से पूछा गया, लेकिन और उसका जवाब भी कैकोफनी था। यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज और ट्विस्ट कर दी, लेकिन जवाब तो कैकोफनी है। आपको क्या है, लैंग्वेज को समझना है ना। एग्जामिनर क्या है, कभी कभी घुमा फिरा के सवाल पूछते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डिटेल्ड वीडियो तो आपने देखा ही होगा, वो वीडियो अगर देखे हैं आपने तब तो आप बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ डिटेल्ड वीडियो ज़रूर देख लिया कीजिए। जितना भी बचाए हैं ये टॉपिक्स मैं ज़रूर कवर करवाऊँगी। पहले क्योंकि अभी राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो और वहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए मैं कोशिश में लगी हूँ कि पहले ये अपलोड कर दूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसके बाद सारे टॉपिक्स को मैं डिटेल्ड वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। चलिए आगे देखते हैं। कैकोफनी माइट बी यूज इन राइटिंग अबाउट, कैकोफनी का प्रयोग किया जा सकता है किसके बारे में लिखने के लिए? अब यहाँ जो ऑप्शंस दिए हैं ना, टॉलिंग ऑफ डिस्टेंट बेल्स, यानी दूर बजती हुई घंटियाँ, नॉइज ऑफ अ बिजी सिटी स्ट्रीट, एक व्यस्त शहर की गली का शोर, कैओटिक वायलेंस ऑफ अ बैटल ग्राउंड, कैओटिक माने उथल पुथल से भरा हुआ, वायलेंस माने हिंसा होती है, उथल पुथल और हिंसा, ऑफ अ बैटल ग्राउंड, एक युद्ध के मैदान की। तो ये सब कुछ दिखाने के लिए कैकोफनी का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका जवाब ऑल ऑफ द अबव इसीलिए है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द टूल, वो कौन सा यंत्र है या तकनीक है, दैट हेल्प्स राइटर्स, जो लेखकों की मदद करती है, टू एम्पलीफाई माने बढ़ाने में, द इंटेंसिटी माने गहराई या गहनता या गंभीरता, ऑफ अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल यानी परेशान करने वाले, और हार्श सीनेरियोज या फिर चुभने वाले दृश्य, बाय द यूज़ ऑफ साउंड, यानी साउंड के प्रयोग से। तो फिर से देखिए इसका जवाब कैकोफनी है। अब 2-3 सवाल आ गए और उनका जवाब कैकोफनी है, लेकिन हर सवाल अलग था, इसलिए आपको डिटेल वीडियो देखना बहुत ज़रूरी होता है। कैकोफनी इज़ द अपोजिट ऑफ द लिटरेरी डिवाइस। अच्छा, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कैकोफनी अपोजिट है, विलोम है एक लिटरेरी डिवाइस जिसका नाम है यूफनी, है ना। यूफनी मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि सिम्फनी भी कैकोफनी का अपोजिट होता है। कई बार एंटोनिम सिनोनिम पूछ लिए जाते हैं, तो उनमें सिम्फनी भी हो सकता है कैकोफनी का अपोजिट, लेकिन यहाँ जो लिटरेरी डिवाइस का नाम दिया गया है यूफनी, ये भी इसका अपोजिट है। सिम्फनी एक्चुअली लिटरेरी डिवाइस ना होके वो धुनें होती हैं, जैसे आपने बीथोवन की सिम्फनीज़ पढ़ी होंगी, पढ़ी क्या होंगी, सुनी होंगी, उनकी बहुत सारी सिम्फनीज़ हैं। तो वो म्यूज़िक से रिलेटेड टर्म है सिम्फनी, जहाँ सब कुछ लयबद्ध होता है, सुर लय ताल हर चीज़ मिली हुई होती है, तो वो सिम्फनी कहलाती है। और कैकोफनी में सुर कहीं जा रहा है, ताल कहीं जा रही है, लय कहीं जा रही है, तो वो कैकोफनी हो जाती है। तो वो म्यूज़िक से रिलेटेड टर्म है, वो तो वहाँ कैकोफनी और सिम्फनी यूज़ होता है। यहाँ लिटरेचर में क्या होता है, कैकोफनी और यूफनी, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। द यूज़ ऑफ एन अननेसेसरीली लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स, द यूज़ माने उपयोग, ऑफ एन अननेसेसरीली लार्ज यानी अनावश्यक रूप से ज़्यादा संख्या में शब्दों का प्रयोग, टू एक्सप्रेस अभिव्यक्त करने के लिए, एन आइडिया एक विचार को, इज टर्म्ड एज उसको क्या कहा जाता है, सर्कमलोक्यूशन।
तो इस पर भी वीडियो अपलोडेड है। घुमा फिरा कर बात करना, ज़रूरत से ज़्यादा शब्द प्रयोग करना, वो क्या कहा जाता है? सर्कमलोक्यूशन। फिर है सर्कमलोक्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड, सर्कमलोक्यूशन को और क्या कहा जाता है? पेरीफ्रेसिस कहा जाता है। ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कमलोक्यूशन को और क्या कहा जाता है? पेरीफ्रेसिस, याद रखिएगा ये। वैसे तो जितने भी क्वेश्चंस अपलोड कर रही हूँ ज़्यादातर उनमें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, सभी इम्पोर्टेंट हैं। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। द हु वंस सेड, किसने एक बार कहा था नो कॉन्फ्लिक्ट नो ड्रामा? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने कहा था नो कॉन्फ्लिक्ट नो ड्रामा, यानी संघर्ष नहीं तो ड्रामा नहीं? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने ये कहा था। अब क्वेश्चन नंबर 21, विच कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व्स, कौन से कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होती हैं स्टोरीज, कहानियाँ, वेयर, जहाँ कैरेक्टर्स, पात्र, आर अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट पे मुझे लगता है मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आपने देखा ही होगा, और वहाँ पर मैंने उस वीडियो में कई तरीके के कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस किए थे ना आपके साथ, और आपको याद होगा। तो जहाँ कैरेक्टर्स एक दूसरे के खिलाफ होते हैं तो वो कौन सा कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है? मैन अगेंस्ट मैन कॉन्फ्लिक्ट, यानी इंसान इंसान के खिलाफ। फिर है विच काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कौन सा कॉन्फ्लिक्ट, कौन सा संघर्ष इज एन एक्सटर्नल स्ट्रगल, एक बाहरी संघर्ष होता है। पोजिशनिंग द कैरेक्टर, जहाँ पर पात्र की स्थिति होती है, पात्र को रखा गया होता है, अगेंस्ट, खिलाफ, एन एनिमल, एक जानवर के, और अ फोर्स ऑफ नेचर, या फिर प्रकृति के एक ताकत के, सच जैसे कि स्टॉर्म और टॉर्नेडो और स्नो। स्टॉर्म भी तूफान होता है, टॉर्नेडो भी तूफान होता है, और स्नो बर्फबारी होती है। तो जब प्रकृति के खिलाफ एक इंसान लड़ रहा होता है तो वो वाला जो संघर्ष है वो मैन अगेंस्ट नेचर कॉन्फ्लिक्ट है। तो वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसमें अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स हमने डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इन विच काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, किस प्रकार के संघर्ष में द कैरेक्टर मस्ट ओवरकम, यानी पात्र को जीतना होता है हिज ओन नेचर, अपनी खुद की प्रकृति को, और मेक अ चॉइस, या फिर एक चुनाव करना पड़ता है, बिटवीन टू और मोर पाथ्स, दो या दो से अधिक रास्तों के बीच। उसके सामने दो या दो से अधिक चॉइसेस होती हैं, रास्ते होते हैं, उनमें से एक चुनना होता है। गुड एंड इविल, एक बुरा रास्ता होता है, एक अच्छा रास्ता होता है। लॉजिक एंड इमोशन, लॉजिक यानी दिमाग, इमोशन यानी कि दिल, कभी दिल की सुने या दिमाग की सुने, ये उसे डिसाइड करना होता है। दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है। लॉजिक, लॉजिक माने तर्क होता है, इमोशन माने भावना होती है। तो ऐसा माना जाता है कि जो लॉजिक है वो दिमाग में होता है, दिमाग से तर्क किया जाता है। इमोशन के बारे में ये कहा जाता है कि वो दिल में रहती हैं, भावनाएं दिल में रहती हैं। हालांकि दिल तो एक पंपिंग मशीन है, सब कुछ रहता दिमाग में ही है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं। तो यहाँ इसका जो जवाब है मैन अगेंस्ट सेल्फ, मनुष्य खुद के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट। तो ये एक और टाइप का कॉन्फ्लिक्ट है जो हमने वहाँ डिस्कस किया था कि मनुष्य खुद के खिलाफ, एक ये कॉन्फ्लिक्ट का प्रकार है जो कि यहाँ इसका इस सवाल का जवाब है मैन अगेंस्ट सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट। फिर है इन विच काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, किस प्रकार के संघर्ष में मैन स्टैंड्स अगेंस्ट, मनुष्य खिलाफ खड़ा होता है। इन मैन मेड इंस्टीट्यूशन, इंसान के द्वारा बनाई गई संस्था के खिलाफ खड़ा होता है। सच एज स्लेवरी और बुलिंग, जैसे कि स्लेवरी गुलामी मैन मेड इंस्टीट्यूशन है। बुलिंग होता है किसी को धमकाना, जैसे कि आपने देखा होगा जो धनी लोग हैं वो निर्धनों को धमकाते हैं। आजकल तो साइबर बुलिंग एक बड़ा ज़बरदस्त हथियार बन गया है। लोग लोगों को धमकाते हैं, इंटरनेट के माध्यम से धमकियां मिलती हैं। तो बुलिंग और ये स्लेवरी मैन मेड इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ जब इंसान खड़ा होता है तो वो कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है? मैन अगेंस्ट सोसाइटी कॉन्फ्लिक्ट, मनुष्य समाज के खिलाफ संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, द लैंग्वेज मीन्स भाषा, थ्रू विच, जिसके माध्यम से द स्टोरी इज प्रेजेंटेड, कहानी प्रस्तुत की जाती है। द चॉइस ऑफ वर्ड्स, शब्दों का चयन। एंड लिंग्विस्टिक्स,
और भाषा का इज टर्म्ड, उसको नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है? डिक्शन। डिक्शन पे वीडियो अपलोडेड है, आपने देखा है और आप इसका जवाब अच्छे से जान गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रेफर्स टू, यानी किसका संबंध है, कौन दिखाता है? अ वैरायटी ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, एक विविधता बोली जाने वाली भाषाओं की, दैट कैरेक्टराइजेस अ सर्टेन रीजन, कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ पीपल। दैट कैरेक्टराइजेस माने जो दिखाती है, अ सर्टेन एक निश्चित, रीजन माने क्षेत्र, कम्युनिटी माने समुदाय और ग्रुप ऑफ पीपल या फिर लोगों का समूह। हर समुदाय की, हर कम्युनिटी की, हर क्षेत्र की अलग भाषा होती है ना, जैसे हिंदी एक है लेकिन हमारे यहाँ अलग अलग क्षेत्र की, जैसे ब्रज की भाषा अलग है, अवधी भाषा अलग है, भोजपुरी अलग है तो सारे हिंदी के ही रूप ना। तो ये सब भी केस में शामिल होता है, डिक्शन में शामिल होता है। हम जब डिक्शन को डिस्कस करते हैं तो हम उसमें स्पेसिफाई करते हैं कि यहाँ जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वो किस रीजन के हैं, किस तरीके के हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर रीजन में ही बोले जाते हैं और इसके कई एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे जब वीडियो बनाया था, और वैसे भी आपको बताती रहती हूँ कि जैसे भोजपुरी में कुछ शब्द होते हैं जो कि दूसरी भाषाओं में नहीं होते हैं, उनको डायलैक्ट कहते हैं, है ना। ये जो भाषाएं हैं, क्षेत्रीय बोलियां होती हैं, डायलैक्ट्स कहलाती हैं, DIALECT। नोट कर लीजिएगा अगर ये शब्द आपको नहीं आता है तो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 27 क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन ऑप्शनल फाइनल चैप्टर, यानी व्हाट इज़ क्या होता है एन ऑप्शनल। ऑप्शनल माने जिसको आप ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, मतलब कि किसी ड्रामा में होता है, किसी में नहीं होता है। फाइनल माने अंतिम, चैप्टर अध्याय, ऑफ अ स्टोरी एक कहानी का, सच एज इन अ प्ले जैसे कि एक नाटक में, विच में सर्व जो कि काम कर सकता है, एज कंक्लूडिंग यानी निष्कर्ष निकालने का, और ब्रिंगिंग क्लोजर टू इवेंट्स या फिर घटनाओं को समाप्त करने का, रैपिंग अप यानी लपेटने का, लूज एंड्स जो खुले हुए छोर हैं, यानी कोई सिरा इधर है कोई सिरा उधर है तो उन सबको एक साथ लाने का काम करता है। रिपोर्टिंग और साथ में रिपोर्ट करता है। द इवेंचुअल फेट्स, इवेंचुअल मैंने अंततः जो भाग्य हुआ, ऑफ कैरेक्टर्स पात्रों का, आफ्टर द मेन स्टोरी मुख्य कहानी के बाद। कमेंटिंग ऑन द इवेंट्स उन घटनाओं पर कमेंट करते हुए, दैट हैव अनफोल्डेड जो कि हुई हैं, एंड और सेटिंग अप अ सीक्वल या फिर वो एक सीक्वल माने जो अगला भाग होगा इस नाटक का, इस कहानी का, इस नॉवल का, उसके बारे में बताता है, उसकी भूमिका बनाता है। तो ये क्या कहलाता है? एपिलॉग कहलाता है। एपिलॉग पे वीडियो अपलोडेड है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज यूजुअली यानी क्या होता है अक्सर, अ शॉर्ट स्पीच एक छोटी सी स्पीच, एक छोटा सा भाषण, गिवन बाय अ नरेटर कैरेक्टर जिसको कि दिया जाता है, जिस भाषण को एक वर्णनकर्ता पात्र के द्वारा, एड्रेसिंग संबोधित करते हुए, द ऑडियंस मीन्स दर्शकों को, डायरेक्टली सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष रूप से, एट द एंड ऑफ अ प्ले एक नाटक के अंत में, तो उसको क्या कहते हैं? एपिलॉग। फिर से इसका जवाब भी एपिलॉग है। और ऊपर जो क्वेश्चन था, दोनों तरीके से आपको सवाल पूछा जा सकता है और दोनों का जवाब एपिलॉग होगा। आप एपिलॉग वाला अगर वीडियो देख लेंगे तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से या किसी और तीसरी तरीके से भी पूछा जाए ये सवाल तो आप उसका जवाब दे पाएंगे, तो इसलिए ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच काइंड ऑफ एपिथेट किस प्रकार के एपिथेट में, देयर इज द रिपीटेड यूज यानी बार बार प्रयोग होता है, ऑफ अ वर्ड एक शब्द का, और फ्रेज या फिर शब्दांश, वाक्यांश बोलते हैं उसको, फॉर द सेम पर्सन एक ही व्यक्ति के लिए, प्लेस स्थान के लिए, और ऑब्जेक्ट या फिर वस्तु के लिए, तो ये होता है फिक्स्ड एपिथेट। ऑल्सो कॉल्ड द होमरिक एपिथेट यानी इसको होमरिक एपिथेट भी कहा जाता है। फिक्स्ड एपिथेट्स आर कॉमनली यूज्ड इन, ये फिक्स्ड एपिथेट का प्रायः प्रयोग होता है कहाँ? एपिक पोइट्री में। फिर है अ फ्रेज दैट मेटाफोरिकली डिस्क्राइब्स एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसी फ्रेज, एक ऐसा वाक्यांश जो कि मेटाफोरिकली यानी रूपक के रूप में वर्णन करता है किसी वस्तु का, तो उसको क्या कहा जाता है? कैनिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हेन अ वर्ड एक्वायर्स जब एक शब्द प्राप्त कर लेता है, अ बैड कन्नोटेशन एक बुरा अर्थ,
बाय एसोसिएशन यानी जुड़कर, विद अनप्लीजेंट यानी बुरे लगने वाले, और एम्बेरेसिंग या फिर शर्मिंदा करने वाले इमोशंस भावनाओं के साथ, पीपल में सर्च फॉर तो लोग तलाश करते हैं सब्स्टिट्यूट यानी विकल्प का, ऑफ वर्ड उन शब्दों का, दैट डू नॉट हैव जो नहीं रखते द अनकम्फर्टेबल इफेक्ट परेशान करने वाला प्रभाव, एंड दैट इज टर्म्ड एज और उस शब्द को क्या कहा जाता है, यूफेमिज्म कहा जाता है। यानी जो बुरे लगने वाले या शर्मिंदा करने वाले शब्द हैं उनका प्रयोग न करके थोड़े से न चुभने वाले, है ना, नॉर्मल शब्दों का प्रयोग करना यूफेमिज्म कहलाता है। यानी कि शुगर कोटिंग आप कह सकते हैं, जैसे कड़वी दवाइयाँ होती हैं तो उनके ऊपर से शुगर कोट लग के आता है ना, ऐसे ही भाषा को शुगर कोट कर देना, यानी कि जो कड़वी चीज़ें हैं या चुभने वाली चीज़ें हैं उनको मीठी भाषा में बोल देना यूफेमिज्म कहलाता है। फिर है अ मिस्टेकन यूज़ ऑफ एन इनकरेक्ट वर्ड। अ मिस्टेकन यूज़ यानी एक गलती से प्रयोग किया जाना एक इनकरेक्ट वर्ड का यानी गलत शब्द का, इन प्लेस ऑफ अ वर्ड यानी एक ऐसे शब्द की जगह विद सिमिलर साउंड जिसकी लगभग वैसी ही ध्वनि होती है ना, जैसे कंट्रीब्यूशन की जगह कंस्टिट्यूशन का ये उपयोग कर देना, है ना, तो ये क्या कहलाता है, रिजल्टिंग इन अ नॉनसेंसिकल समटाइम्स ह्यूमरस अटरेंस। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, परिणाम क्या होता है, नॉनसेंसिकल बेवकूफ़ी से भरा हुआ, समटाइम्स कभी कभी, ह्यूमरस माने हंसी से भरा हुआ, अटरेंस माने कथन। इस टर्म्ड एज इसको क्या कहा जाता है, मेलाप्रोपिज्म। ये मिसेस मेलाप्रोप एक कैरेक्टर हैं राइवल्स में। राइवल्स एक ड्रामा है शेरिडन का लिखा हुआ, तो उसमें एक कैरेक्टर है मिसेस मेलाप्रोप, वो हमेशा गलत शब्दों का ही प्रयोग करती हैं, है ना, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि कंट्रीब्यूशन की जगह कॉन्स्टिट्यूशन का प्रयोग वो करती हैं, तो ये वहीं से आया है मेलाप्रोपिज्म शब्द। अभी इस पर वीडियो मैंने शायद अपलोड नहीं किया है, जल्दी ही करूँगी अगर नहीं किया है तो। ये एक और दूसरी किताब है, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं सेकंड यूनिट पर, तो इनको भी देख लेते हैं। इन ब्लैंक स्पेस द राइटर्स यूज मैनी वर्ड्स टू एक्सप्रेस अ सिंगल आइडिया, तो यहाँ सर्कमलोक्यूशन आएगा इसका जवाब, कि लेखक एक सिंगल आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए, एक विचार को अभिव्यक्त करने के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करता है, तो वो सर्कमलोक्यूशन हुआ। काकोफोनोस मीन्स, काकोफोनोस का मतलब होता है बैड साउंड, बुरी आवाज़। कैकोफनी इज ऑल्सो नोन एज डिसोनेंस। हाँ, ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन मुझे लगा कि कैकोफनी को डिसोनेंस भी कहा जाता है। ये दूसरी वाली बुक में नहीं दे रखा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। अब एग्जामिनर जो आपका पेपर सेट करेगा उसको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मुझे अच्छा लगा है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, कैकोफनी को डिसोनेंस भी कहा जाता है। और डिसोनेंस का जब अपोजिट लिखने को आता है तो फिर हम क्या लिखते हैं, एसोनेंस लिखते हैं, है ना, एसोनेंस ये दिया हुआ है, ये एसोनेंस इसका अपोजिट होता है, लेकिन इनकी जो मीनिंग है वो सिमिलर होता है, कैकोफनी और डिसोनेंस का। ऐसे ही यूफनी और एसोनेंस का जो मीनिंग है सिमिलर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मैंने मार्क नहीं किया है, चलिए। राइटर डायरेक्टली एड्रेस, ये था, अच्छा ऑथोरियल इंट्रूजन है ना, पहले करवा चुकी हूँ मैं, तो इसलिए मैंने मार्क नहीं किया ये। फिर कैकोफनी हैज़ बीन डराइव फ्रॉम, कैकोफनी कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, यूनानी शब्दों से। टू बी और नॉट टू बी किसका एग्जाम्पल है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का एग्जाम्पल है। ये एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है कि ये हेमलेट से लिया गया है। हेमलेट मैंने अपलोड किया हुआ है, चौथा एक्ट ख़त्म होने वाला है, तो उसमें ये आता है टू बी और नॉट टू बी, यानी हेमलेट कह रहा है कि मैं जीऊँ कि ना जीऊँ, है ना, बहुत परेशान है बेचारा, उसके बाप का मर्डर उसके चाचा ने कर दिया है और चाचा ने उसकी माँ से शादी कर लिया, और ये सब कुछ बहुत जल्दी में हो गया। ऐसा नहीं है कि चाचा से शादियां नहीं होती हैं, हमारे यहाँ भी खूब शादियां होती हैं। अगर बड़ा भाई मर जाता है तो अक्सर देवर से शादी हो जाती है, जो बड़े भाई की पत्नी की, तो ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो बहुत जल्दी हो जाता है,
है ना, मरने की देर नहीं होती और वो फटाफट शादी कर लेते हैं। तो बेचारा वो जो हेमलेट है बड़ा परेशान है अपने माँ और चाचा के इस बात से, और बाद में उसको पता चलता है कि ये मेरे पिताजी का मर्डर हुआ था और मर्डर भी चाचा ने किया था। तो फिर और ज़्यादा परेशान होने वाली बात है ना उसके लिए। तो बेचारा बहुत परेशान होके फिर ये कहता है टू बी और नॉट टू बी, है ना, मैं जीऊँ कि ना जीऊँ। बहुत अच्छा ड्रामा है, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ लीजिएगा। बीए में तो आपके सिलेबस में नहीं है, एमए में तो है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये आ ही गया, मैं अभी इसी की बात कर रही थी। हेमलेट इज़ अ ट्रेजेडी बाय, हेमलेट ट्रेजेडी किसने लिखी है? विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। उसकी चारों ट्रेजेडीज़ के नाम आप ज़रूर याद रखिए, हालांकि उसने ट्रेजेडीज़ बहुत सारी लिखी हैं, लेकिन जो 4 ट्रेजेडीज़ उसकी मेन हैं उनका नाम आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए, जिसमें हेमलेट है, मैकबेथ है, ओथेलो है और किंग लियर है। मैकबेथ मैंने पूरा अपलोड किया है, ओथेलो पूरा अपलोड किया है, हेमलेट चल रहा है, ख़त्म होने वाला है, किंग लियर भी बाद में करूँगी, लेकिन ये चारों ट्रेजेडीज़ के बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट्स, कॉन्फ्लिक्ट क्या पैदा करता है? टेंशन पैदा करता है। रोमियो एंड जूलियट स्टार क्रॉस्ड लवर्स, वैसे यहाँ स्टार क्रॉस्ड होना चाहिए। तो एक इस रोमियो और जूलियट ऐसे प्रेमी हैं जिनके सितारे आपस में टकरा जाते हैं, यानी सितारे आपस में मिलते नहीं हैं, मतलब कि उनका मिलना उनके भाग्य में नहीं लिखा है, मर जाते हैं ना दोनों, रोमियो एंड जूलियट। तो ये स्टार क्रॉस लवर क्या है? एक एपिथेट है। यूफेमिज्मोस इज़ अ ग्रीक वर्ड, यूफेमिज्मोस एक यूनानी शब्द है। फिर यूफेमिज्मोस मीन्स, यूफेमिज्मोस का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है भाई? गुड साउंड, अच्छी आवाज़। फाइंड आउट एन एपिथेट इन द फॉलोइंग। अब इसमें एपिथेट क्या है? अलेक्जेंडर द ग्रेट में द ग्रेट, ओबियसली एपिथेट द ग्रेट है, अलेक्जेंडर तो नाम है और द ग्रेट एपिथेट है। फिर नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय EU। EU का क्या मतलब है भाई? स्वीट, है ना, यूफनी में है ना, EU है। फोनस तो साउंड होता है, जो फनी है PHONY वो तो साउंड के लिए आता है, और EU का मतलब होता है स्वीट, तो दोनों से मिलके बन गया स्वीट साउंड। फोनोस मीन्स साउंड, अब देखो ये भी आ गया, फोनोस का मतलब साउंड होता है और EU का मतलब स्वीट होता है। और फिर आया फोन, यूफोनोस, ये यूनानी शब्द है। मेल एप्रोप, मेलाप्रोपिज्म इसी से बना है ना, तो मेल एप्रोप ये फ्रेंच फ्रेज है। और मिसेस मेलाप्रोप, इनके बारे में तो अभी मैंने आपको बताया था, इज़ अ कैरेक्टर, ये एक पात्र हैं। कहाँ पे? द राइवल्स नाटक है, उसमें एक पात्र है। ये एक क्वेश्चन और देख लीजिए कि डॉगबेरी इज़ अ कैरेक्टर इन, डॉगबेरी एक पात्र है। ये जो डॉगबेरी है ना, ये मच एडो अबाउट नथिंग, ये शेक्सपियर का एक नाटक है, उसमें एक कैरेक्टर है डॉगबेरी, और ये भी बिल्कुल मिसेस मेलाप्रोप की तरह ही गलत शब्दों का प्रयोग करता है, यानी जो शब्द सिमिलर साउंड वाले होते हैं तो गलत शब्द का प्रयोग करता है। तो ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो मिसेस मेलाप्रोप का तो नाम ही मिसेस मेलाप्रोप है और उन्हीं के नाम से मेलाप्रोपिज्म बना है। नहीं, मेलाप्रोपिज्म तो पहले ही था, लेकिन कैरेक्टर है वो मेलाप्रोपिज्म। यहाँ डॉगबेरी भी मेलाप्रोपिज्म का प्रयोग करता है, तो इसके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, और अब अगला वीडियो मैं 3rd यूनिट पर अपलोड करूँगी जल्दी ही आपके लिए, जिसमें लिटरेरी टर्म्स हैं ड्रामा के। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।